हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो गाइस, आज का जो क्लास है हमारा 2020 का लास्ट क्लास होगा। आई मीन टू से 2020 के डब्ल्यू बी सेट पेपर का लास्ट होगा। आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर कल कल से मैं जो भी 2017 या जो भी 2015 में से कोई एक ईयर है मेरे पास, मैं उसको ही कर दूंगी। या आपके पास कोई ऐसा ईयर है जो चाहते हो टॉप है, वो एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो वो भी मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर मेरे को मेरी जो ऐप है उस पर भेज दो, या मुझे वहाँ मैसेज कर दो। मैं आपको मैसेज करके वो पीडीएफ ले लूँगी। एंड मैं ये 2020 का आज पेपर भी आपको उस पर ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से आंसर की एंड क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों आप देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और गाइस प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अगर अच्छा लगता है तो, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने कंटेंट को। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि लास्ट 70 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आज 71 टू 100 करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रुप ऑफ सक्सेसिव हाइपोथेसिस, मतलब बहुत सारे हाइपोथेसिस को हमने जनरेट किया किसी गिवन इवेंट में। ठीक है, तो वो फॉर्म कर सकता है क्या? एक बेस, एक अजम्पशंस के बंच, या किसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, अ बॉडी ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, या अ थ्योरी। तो जब भी ग्रुप ऑफ सक्सेसिव हाइपोथेसिस को हम जनरेट करते हैं, तो वो एक थ्योरी का फॉर्म करता है किसी इवेंट में। बोला जरूरी नहीं है, बट हाँ बोला मे फॉर्म हाइपोथेसिस। अगर ट्रू होता है तो वो हमेशा मोस्टली केसेस में थ्योरी का ही रूप लेता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अ थ्योरी। ठीक है, एक्सपेंड। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पढ़ो। पहले पूछा है संस्कृताइजेशन को कौन डिफाइन कर रहा है। मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर आंसर करना आप। सोशल चेंज ऑफ कास्ट सिस्टम, किसी कास्ट सिस्टम में अगर सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो दैट इज संस्कृताइजेशन। या फिर कास्ट सिस्टम में अपवर्ड मोबिलिटी की ओर जा रहा है, दैट इज संस्कृताइजेशन। या फिर अपवर्ड मोबिलिटी ना सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, ये देखो दोनों अपवर्ड मोबिलिटी की बात कर रहा है, बट फर्क देख लो, ये स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहा है यानी स्तरीकरण की, और ये कास्ट सिस्टम में बात कर रहा है। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा संस्कृताइजेशन है, या फिर कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो अब बताओ। ये संस्कृताइजेशन हमारे नेट के भी क्वेश्चन में आया हुआ है, और मैंने वहां भी एक्सप्लेन किया है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि संस्कृताइजेशन जो वो रिलेट ही करता है किससे? सोशल मोबिलिटी से। ठीक है, किससे रिलेट करता है? सोशल मोबिलिटी से। अगर हम अब मोबिलिटी के हिसाब से बात करें तो ये तो चेंज की बात कर रहा है, ये होगा नहीं। अब दो दो जगह मोबिलिटी की बात की गई है, लेकिन एक स्ट्रेटा की बात कर रहे हैं, एक कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये जो संस्कृताइजेशन है, ये प्रोसेस है जिससे कि कोई कास्ट वाले या कोई ट्राइब जो कि लोअर हायरार्की में है, वो अपवर्ड मोबिलिटी के थ्रू जाते हैं, जब किसी अपर कास्ट के रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर से समझना, संस्कृताइजेशन कहता है कि जब कोई लोअर कास्ट या लोअर ट्राइब के जो लोग हैं, जो कि लोअर हायरार्की में रहते हैं, वो अपवर्ड मोबिलिटी की ओर जाते हैं। कब? जब वो इमुलेट करते हैं किसको? रिचुअल्स को, या हायर कास्ट के या जो अपर कास्ट के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको। तो दैट इज संस्कृताइजेशन। तो इसलिए यहाँ कास्ट सिस्टम के टर्म में जब अपवर्ड मोबिलिटी होता है तो वो संस्कृताइजेशन है। और ये दिया किसने है? M.N. श्रीनिवास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? तो बहुत इजी है।
तो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो जो लोग सी बोल रहे हैं उनका सही है। तो डेवलपमेंट क्या है, वो फिक्स्ड है, ठीक है, ये गलत है, ये करेक्ट प्रिंसिपल नहीं है। डेवलपमेंट तो फिक्स होता ही नहीं, वो हमेशा बढ़ते रहता है, इवन टिल डेथ के पहले तक जो है ये डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, चूँकि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं डेवलपमेंट जो है जनरल से स्पेसिफिक जाता है, पर यहाँ स्पेसिफिक टू जनरल दिया, कंफ्यूज मत करो। जो ये इसलिए दिया है कि इसको इसलिए गलत नहीं माना है क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ये चूँकि जनरल से स्पेसिफिक की बात कर रहा है इस वजह से, पर ये पूरा का पूरा गलत है, इसलिए इसको गलत माना है, ठीक है, बाकी तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following was suggested by NCFT 2009? देखो, ये तो हमारा कोठारिया एनईपी के अंदर, मतलब सॉरी कोठारी कमीशन के अंदर भी इसकी बात हुई थी। मॉडल कॉम्प्लेक्स एनपीई के मतलब जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1960 टू 1986 थी, उसमें भी कोठारी भी नोडल कॉम्प्लेक्स स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात किया था, है ना। बट ये जो लैबोरेटरी स्कूल है वो हमारा एनसीएफटी के अंदर 2009 में उन्होंने लैबोरेटरी स्कूल्स की बात की थी 2009 में। तो ये कीवर्ड अपनी कॉपी में जरूर लिख लो, भले आप डब्ल्यूबी से दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, नेट में काम आएगा। चलो, द एमिगडाला इज, एमिगडाला क्या है आपको बताना है कि एमिगडाला क्या है। तो आ जाओ, एमिगडाला बिल्कुल एक ब्रेन का हिस्सा है, पूरा ब्रेन नहीं है, एक ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, जिसको कि ग्रीक में आलमंड के, मतलब वो ब्रेन के अंदर ना एक छोटा सा एकदम ऐसे छोटा सा आलमंड के शेप के टाइप का होता है, जो कि लिंक्ड होता है हमारे इमोशन से, लिंक्ड होता है हमारे इमोशनल प्रोसेसेस से, एसोसिएटेड होता है एमिगडाला, ठीक है। तो बाकी तो गलत है, हमारे इमोशनल प्रोसेसेस से एसोसिएटेड होता है एमिगडाला, ब्रेन का ही वो एक छोटा सा पार्ट है एमिगडाला, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which statement is not true for interpreting naturalism? चलो बताओ। बहुत अच्छे से, बस थोड़ा सा कीवर्ड पकड़ना है कि नेचर किसको मानता है, क्या गॉड को मानता है, क्या गॉड को नहीं मानता है, और अगर गॉड को मानता है तो कौन से वाले गॉड को मानता है, या गॉड को अलग से मानता है। तो यही सब आपको देखना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में वो कुछ ना कुछ इसी तरीके की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंटरप्रेटिंग नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म को इंटरप्रेट करने के लिए कौन सा सही नहीं है। तो देखो, नेचुरलिज्म एक एटीट्यूड है रादर देन अ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ फिलोसफी, ठीक है, एटीट्यूड है रादर की एक किसी फिलोसफी का सिस्टम होने के लिए एटीट्यूड है कि भाई हम नेचर को मानते हैं, हमारा एटीट्यूड है कि हम नेचुरल चीज, नेचर को मानते हैं, नेचर के अंदर ही गॉड है, सब कुछ है, तो सही है ये। फिलोसफी परसीव फ्रॉम प्योरली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम वेरीफाइड ट्रूथ को करना की कोशिश करते हैं, तो ये भी सही है। इट एक्सक्लूड्स व्हाट इज सुप्रा, एक्सक्लूड बोला है, अगर बोलता है इंक्लूड तो ये गलत हो जाता, और बोला एक्सक्लूड, ये जो सुपरा नेचुरल पावर यानी जो गॉड एंड ये है उन सबको एक्सक्लूड करता है, उनकी बात नहीं करता। फिर लास्ट लाइन जो बोल रहा है, बोल रहा है नेचुरलिज्म इज डॉक्ट्राइन, ऐसा डॉक्ट्राइन नहीं, ऐसा फिलोसफी, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंटीग्रेट करता है नेचर और गॉड को, नहीं, नेचुरलिज्म सिर्फ और सिर्फ नेचर की बात करता है, जो गॉड है वो भी नेचर के अंदर ही है, और नेचर नेचर वाले गॉड है, नेचर ही गॉड है, गॉड अलग से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यही आंसर गलत हो गया, ठीक है, यानी 76 का जो डी है वो नेचुरलिज्म के कॉन्सेप्ट से नहीं है। चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमको पता है सबसे ज़्यादा आंसर यही आएगा, इसीलिए मैं इसको एलिमिनेट कर देती हूँ, ठीक है। अब आप पढ़ो और बताओ कौन सा आंसर आएगा।
पूछा है कौन सा ऐसा रिफ्लेक्टिव टीचिंग है जो कि ऑब्जेक्टिव टूल है आपको एसेस करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टूल कहने का सेंस है कि आप इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो, अपनी मन से भी कुछ नहीं डाल सकते, जो हो गया जो हो गया। तो वो कौन सा होगा, सोचो और बताओ। आ जाओ। सबसे पहले ना टीचिंग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, हमने अपना जो शुरू से लेके लास्ट तक का वर्क किया है वो सारा कुछ डालने की अपनी तरफ से हम डालते हैं, हम अपना प्रोग्रेस एंड ऑल सब कुछ डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होता है, इन्वेंट्रीज में हमारा लिस्ट ऑफ डालते हैं कि हमने टीचिंग में कौन कौन से क्या क्या किए, एक इन्वेंट्री अपना एक लिस्ट बनाते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल तो पता ही है, यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं, अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग। अब ये क्यों नहीं होगा, पहले ये सीखते हैं। इसलिए नहीं होगा कि रिफ्लेक्टिव जर्नल है, हम खुद रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी टीचिंग को, हो सकता है यहाँ थोड़ी सब्जेक्टिव हो जाए। पोर्टफोलियो जब बना रहे तब भी हम थोड़े सब्जेक्टिव हो जाए, हम अपने हिसाब से बिल्कुल प्रोग्रेस वही होगा जो सही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सब्जेक्टिव होकर थोड़ा कुछ और अच्छे से लिखना। लेकिन जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, इसको आप बदल नहीं सकते हो, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। आप इसको रिकॉर्ड करके अपनी टीचिंग में कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं किया, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। वहां पे आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं यहाँ पे ये इस तरीके से होना चाहिए कुछ भी, मतलब वो ऑब्जेक्टिवली आपको टेस्ट करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। पहले मैंने भी, चूंकि इसलिए मैंने इसको काटा कि पहले मैंने भी यही सोचा था, पर जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ा तो देखा ऑब्जेक्टिव बोला है, तो यहाँ पे तुम थोड़ी ना थोड़ी सब्जेक्टिव तो हो ही जाते हैं। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन्फ्लुएंस टू मेक डिसीजन बाय अ हेड मास्टर एज मैनेजर। डी ऑप्शन में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और बताओ। पूछ रहा है कौन से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करोगे जब आप एज अ हेड, एज अ मैन, बाय अ हेड मास्टर एज मैनेजर, ठीक है। जब आपको डिसीजन लेना है एक हेड मास्टर के थ्रू एज अ मैनेजर की तरह, ठीक है, मतलब हेड मास्टर हो लेकिन मैनेजर की तरह आपको डिसीजन लेना, तो आप कैसा, कौन सा कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करोगे अपनी डिसीजन के लिए। क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का यूज करोगे, पर्सनल एटीट्यूड, पब्लिक ऑप्शंस, एथिकल कंसिडरेशंस, किसका इस्तेमाल करोगे। किसी दो का पूछा है, तो आ जाओ। बिल्कुल ठीक है, जो लोग अगर कोई डी आंसर दे रहा है तो देखो ये तो होगा नहीं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो वो रखेगा नहीं। अब मेरे पास ये तो रखेगा ही पक्का पक्का थ्री, तो थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी है और थ्री इसमें भी है, ठीक है। यानी मेरा सिर्फ बी कट हुआ है और कोई नहीं, और फोर भी कट हो गया है क्योंकि ये नहीं है, तो ये हो गया। अब मेरे पास बचता है ए और डी। अब आ जाते हैं, यानी मेरे पास बचता है टू और वन का ऑप्शन। देखो पब्लिक ऑप्शंस, बिल्कुल कुछ है, कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, हम पब्लिक ऑप्शंस को ध्यान में रखेंगे, लेकिन डिसीजन हम अपनी एटीट्यूड के हिसाब से, अपने पर्सनल एटीट्यूड का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम अपना पर्सनल बेनिफिट के हिसाब से, नहीं, पर्सनल एटीट्यूड का मतलब है हम एज अ, मेरा एटीट्यूड कैसा है, हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं अपनी टीम मेंबर्स के लिए, हम कितना पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, हम कितना पॉजिटिवली सोचते हैं, ठीक है। पब्लिक ऑप्शंस को वो ध्यान में रखेगा, लेकिन जब डिसीजन लेना होगा तो वो अपनी एटीट्यूड और एथिकल कंसिडरेशन का इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, वन एंड थ्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। नॉट नहीं कुछ है, पार्ट ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस का पार्ट कौन सा है बताओ आप लोग। हाँ बिल्कुल सही, चूंकि एजुकेशनल गाइडेंस की बात की है तो वो ये है, कोर्स और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना इज द एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है, बाकी नहीं है।
और ये पूछा है नेशनल एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट, जो कि यशपाल की कमेटी थी, जो कि 1993 में आई थी, ठीक है, उन्होंने कौन सा अपने जो कमेटी का रिपोर्ट दिया था वो किस नाम से दिया था? ये तो बहुत इजी है, क्योंकि उनका इस चारों ऑप्शन में ना दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि इन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट की है, लेकिन ईयर अलग अलग है। हाँ वेरी गुड, जो लोग लर्निंग विदाउट बर्डन बोल रहे हैं एकदम सही है। यशपाल की जो 1993 में रिपोर्ट आई थी वो यही थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, वो क्या थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। और जो 2009 में आई थी, जो 2009 में यशपाल की कमेटी रिपोर्ट आई थी वो ये थी, रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, रेनोवेशन एंड रिजुविनेशन इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। चले नेक्स्ट। और ये वाली किसकी थी, एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट, ये वाली कोठारी की थी 1964 से 66, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन को कौन डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन? आइए देखो, सोशल इंस्टीट्यूशंस की जब भी बात करेंगे तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, एक इंटर रिलेटेड सिस्टम है, किसके बारे में, जहाँ पे हम सोशल रूल्स, सोशल नॉर्म्स और साथ ही साथ हमारा जो सोसाइटी है, इन सबको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, किसकी बेसिस पे, सोशल नीड के बेसिस पे और सोशल बिलीफ के बेसिस पे या सोशल फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये एक तरीके का ऑर्गेनाइज पैटर्न भी है, किस चीज के लिए ऑर्गेनाइज्ड है, किस चीज के लिए, पैटर्न ऑफ बिलीफ या फिर पैटर्न ऑफ बिहेवियर, हम क्या बिलीफ रख रहे हैं, क्या बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। और ये बिलीफ और बिहेवियर भी किससे नीडेड होगा, हमारे सोशल नीड से रिलेटेड होगा, ठीक है। यानी अगर कोई बोले कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, तो भाई सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है, किसका, बिलीफ का, बिहेवियर का, जो कि किसके, ये दोनों बिलीफ और बिहेवियर कहाँ पे किसकी वजह से सेंटर होता है, हमारा सोशल नीड क्या है, जैसा सोशल नीड होगा उसके हिसाब से हम बिलीव करेंगे, उसके हिसाब से हम बिहेव करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर सही है, बिहेवियर का रेगुलेशन करना इंडिविजुअल का सोसाइटी में ये भी सही है, सोशल ऑर्डर, सोशल नॉर्म, सोशल रूल्स, इनका इन्वॉल्वमेंट होना ये भी सही है। लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक मिनिएचर हो सकता है, एक छोटा फॉर्म हो सकता है, बट ओवरऑल कंप्लीटली तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलो बैक में चलते हैं। पहला पूछा है, व्हेन फाइंडिंग्स ऑफ अ गिवन स्टडी आर जनरलाइज्ड फॉर अ पॉपुलेशन इट इन्वॉल्व्स, किसी स्टडी के फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज किए किसी पॉपुलेशन के लिए तो ये क्या इन्वॉल्व करेगा, दोनों टाइप 1 टाइप 2, नाइदर टाइप 1 नाउ टाइप 2, या सिर्फ टाइप 1 या सिर्फ टाइप 2, बताओ आप लोग। दोनों करेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे तुमको कुछ बोला ही नहीं, अगर बोलता, अगर कोई कंडीशन देता या कुछ ऐसा देता तो हम बोलते किसी एक टाइप होता, कुछ भी हो सकता है, टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है, नहीं पता हमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिया है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसलिए ये होगा। चाहे कौन सा बेसिक प्रिंसिपल नहीं है आइडियलिज्म का, आइडियलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल नहीं है, तो बताओ।
बहुत ध्यान से समझना और देखना। गुड। चलो देखो यहाँ पर पूछा बेसिक प्रिंसिपल नहीं है, सबसे पहला है रियलिटी। कुछ लोग को तो यही देख के लग रहा होगा यार रियलिज्म की बात कर रहा है, ये नहीं है। नहीं, ये बोल रहा है आइडियलिज्म में जो रियलिटी है वो किसकी बात करता है, मेंटल यानी माइंड और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। तो यही तो बात करता है पूरे फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी में एक आइडियलिज्म ही है जो माइंड और स्पिरिचुअलिटी की बात करता है सबसे ज्यादा। फिर आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। वैल्यूज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, बिल्कुल ये भी फिक्स्ड और अनचेंजिंग। और कौन से वैल्यू होते हैं, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। और तीसरा है हायर नॉलेज इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। हायर नॉलेज किस पे बेस्ड होता है, एप्लीकेशन पे। तो ये गलत है, वो एप्लीकेशन नहीं। हायर नॉलेज कोई भी नॉलेज है वो किस पे बोलते हैं, जो प्री डिसाइडेड है या जो हमारे प्री एंसेस्टर्स हैं या जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू, उन्हीं के बेसिस पे हमें नॉलेज है। नॉलेज कुछ नया नहीं आता, एप्लीकेशन पे बेस्ड नहीं होता, फिक्स्ड, ठीक है, अनचेंजिंग है। तो 86 का डी होगा, ठीक है, हायर नॉलेज इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ये नहीं है। नेक्स्ट करते हैं 85 करो। Which of the following is related to counseling? Giving advice to client, solving client problem, making decision for client या making client independent. गुड। देखो क्लाइंट को एडवाइस देना इट्स जस्ट अ गाइडेंस, क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना इट्स नॉट अ काउंसलिंग कि हम क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। डिसीजन लेना क्लाइंट के लिए ये भी सही तरीका नहीं है, पर क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बनाना सबसे ज़्यादा सही तरीका है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। बिल्कुल क्लाइंट काउंसलिंग के और भी टाइप्स होते हैं जैसे गाइडेड, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव में है वो जो काउंसलर होता है वही कर देता है, लेकिन सही क्या है, क्लाइंट को मेरा मेन पर्पस क्या है काउंसलिंग का, कि हम क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बनाएं, ठीक है, वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। चलो ये क्वेश्चन करो। बोला है अगर कोई डिस्ट्रैक्टर हम यूज कर रहे हैं मल्टीपल, हम जानते हैं कि जब एमसीक्यू हमारा सबसे बेस्ट क्या होता है कि 4 ऑप्शन देते हैं, इसमें इसे हम कोशिश करते हैं चारों के इस तरीके से लाएं कि जो बाकी ऑप्शन है वो डिस्ट्रैक्ट करे मेरे सही आंसर को, मतलब जो सही आंसर होगा उससे बाकी को रिलेट कर सके, डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, है ना। तो बोल रहे हैं वो चॉइस आइटम में, मल्टीपल चॉइस आइटम में नॉट सिलेक्टेड बाई एनी सब्जेक्ट ड्यूरिंग ट्राई आउट, उसको सेलेक्ट नहीं किया गया कि ये डिस्ट्रैक्टर है, तो डिस्ट्रैक्टर को क्या करना चाहिए उस समय, बाद में ट्राई आउट जब करे तो तब हम डिस्ट्रैक्टर को सेलेक्ट नहीं किए, तो बाद में डिस्ट्रैक्टर को क्या करना चाहिए। तो आ जाए रिक्वायरमेंट के अनुसार रिवाइज कर देना चाहिए, उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट, ऑटोराइटली का मतलब कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए, जैसा है वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उसकी पोजीशन यानी अगर 4 ऑप्शन है तो उसकी पोजीशन को इधर से उधर कर देना चाहिए, नहीं। तो जब नहीं पता चला और डिस्ट्रैक्टर को उसी के समय कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए, ठीक है, ठीक है, उसी समय कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए। इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पूरा, डिफिकल्टी वैल्यू और इंडेक्स, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है बट अभी जो रिसर्च पढ़ाऊंगी तो उस समय बताऊंगी। ये करो, इन द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है, उसमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होगा, बहुत इजी है ये, बिल्कुल सही एकदम। नॉलेज को डिवाइड करना, सब्जेक्ट सेंटर है मेरे, नॉलेज फोकस करेंगे, नॉलेज को डिवाइड करो, हो गया काम, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, डिवीजन ऑफ नॉलेज, ठीक है, सही। चलो ये करो।
Which of the following committee recommended for formation of NCHER, National Commission for Higher Education and Research? तो ये बताओ कौन सी कमेटी है? बिल्कुल आ जाओ। ये जो नेशनल कमीशन है ये कब रिकमेंड किया गया था? ये यशपाल कमेटी में रिकमेंड किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो भी एनसीटीई है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, यूजीसी है, इन सबको रिप्लेस कर दो किससे? एक नेशनल कमीशन हायर एजुकेशन रिसर्च के बनाना, एक कॉमन बना दो। इन सब जो अलग अलग है इनको रिप्लेस कर दो। और ये यशपाल कमेटी में कही गई। ठीक है। और आचार्य रामामूर्ति तो हमें पता ही है क्या है, वो रिव्यू कमेटी थी। ये रिव्यू करने के लिए आई थी एनपीई को। ठीक है। 1990 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है। 1990 में आचार्य रामामूर्ति कमेटी आई थी 1986 को रिव्यू करने के लिए। ठीक है। तो ये है। और बाकी ये दोनों तो हमारे ये कस्तूरी रंजन जो है अभी एनईपी 20 वगैरह है उनसे रिलेटेड है। ठीक है। अब ये पूछा विदिन ग्रुप वेरिएंस ऑफ एफ रेशियो रिफर्स टू, विदिन ग्रुप वेरिएंस ऑफ एफ रेशियो रिफर्स टू, करोड़ बताओ। पहले तो बताओ कि ये जो एफ रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? है ना, एफ रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या है? बिटवीन ग्रुप अपॉन विदिन ग्रुप। है ना, विदिन ग्रुप यानी एक ही के विदिन, और बिटवीन मतलब किसी दो के बीच का। है ना। तो ये जो विदिन ग्रुप वेरिएंस है वो बोलता है हमें एरर की बात करता है, और वो एरर है हमारा सैम्पलिंग एरर। ठीक है। सैम्पलिंग एरर, क्योंकि विदिन ग्रुप है और वो सैम्पलिंग एरर की बात करता है। एफ जो है सैम्पलिंग एरर जो है, हम लोग कलेक्शन करते समय जब हम कोई सैंपल में एरर कर रहे हैं तो उसकी बात करता है। ठीक है। यानी हम यहाँ पे देखते हैं कोई डिफरेंसेस है कि नहीं है, तो वो सैम्पलिंग एरर की बात करता है। वेरिएंस मतलब कुछ वैरी कर रहा है, तो सैंपल के साथ कुछ वैरी हो जाता है, तो इस वजह से सैम्पलिंग एरर। बाकी इसका भी डिटेल कॉन्सेप्ट है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है। अभी एफ रेशियो पढ़ाया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो। अब ये बहुत इजी है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पूछा है। और देख लो, स्टार्ट किया है रिमेम्बरिंग से, यानी कौन सा वाला है ये भी सोच लो, केकेस वाला है या रुआ एक वाला है। देखो मैंने ट्रिक पहले ही बता दिया, रुआ एक वाला है। तो जब रुआ एक से देखोगे तो यानी स्टार्टिंग में तो रिमेम्बरिंग होना चाहिए और लास्ट में क्रिएटिंग होना चाहिए। तो ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अब ये दो सही है ना। पर अब इन दोनों में देखो पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। हाँ तो गुड, यहाँ पे हमारा क्या होगा? रिमेम्बरिंग, चूंकि था रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, एप्लीकेशन, इवेल्युएशन और क्रिएटिंग, तो RAEC ये होगा। ये इवेल्युएशन पहले कर देती है, ये भी गलत। ठीक है। अब ये बताओ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल कौन है?
आगे पहले तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्या है, तो ये एक तरीके से हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एक सीवियर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। किसी को मेंटल या फिजिकल इम्पेयरमेंट है तो वो इस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आते हैं। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि ADHD, ठीक है, जैसे कि हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, सेरिब्रल पाल्सी, ये सारा हियरिंग लॉस, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सब के अंदर है। तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल ये भी है, ये भी है, इसलिए हमारा A और D दोनों होगा, ठीक है। और यूनिट 10 का ये सारा बीमारी क्या है, कौन सा डिसऑर्डर है, क्या है, सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिन लोगों ने इंक्लूसिव भी नहीं देखा वो भी देखो। और सबसे बेस्ट है ना, ये WB से डालने के पहले तो मैंने 10 यूनिट्स का जो पूरा पूरा रिवीजन लिया है वो देख जाओ फिर से, क्योंकि आपका सिलेबस बिल्कुल नेट के क्वेश्चंस की तरह लग रहा है। Who explored the concept of experimental learning at first? तो बहुत इजी है। बिल्कुल, ये किसने, कॉल्बे ने, कॉल्बे की एक्सपीरियंस से लर्निंग से हुआ था। ये तो क्रिटिकल पेडागॉजी जॉन डीवी हमारे जो उसमें ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसको तो कुछ डिस्कस ही नहीं करना, इसमें सीधी सी बात है। प्रोग्राम लर्निंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है भाई, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है, ठीक है। चलो बैक होके चलते हैं। The dash of a disability refers to the total number of individuals who are in a given category at a particular point in time. सीधा पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ऐसा डिसेबिलिटी है जो कि जितने भी इंडिविजुअल डिसेबल्ड हैं किसी एक कैटेगरी में उस खास समय पे, उस स्पेसिफिक टाइम पे, तो इन चारों में से कौन होगा। तो आज हम पहले कॉन्सेप्ट समझाती थी। इंसिडेंस जो है ये ये बोलता है कि ये भी किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही बताता है, लेकिन किसके बारे में बताता है, कितने नए केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस जो कि डेवलप हुआ है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, न्यू केसेस। प्रीवलेंस जो है वो ये बताता है कितना प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जिनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले यानी स्पेसिफिक डिजीज वाले जो उस समय डिजीज्ड हैं एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और कैटेगराइजेशन तो कैटेगरी में बांटना है और आइडेंटिफिकेशन पहचानना। तो अब इन दोनों में आपको बस डिसाइड करना है इंसिडेंस या प्रीवलेंस। इंसिडेंस जब कोई न्यू मेंबर उस स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है, न्यू केसेस आता है डिजीज का या डेवलप करता है। प्रीवलेंस जो है पहले से कोई कितने प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे डिजीज्ड। हाँ तो वेरी गुड, ये हमारे पे हमारा क्या होगा, प्रीवलेंस होगा, ठीक है, प्रीवलेंस। नेक्स्ट चलते हैं। मेल करस्पॉन्डेंस मैसेज बोर्ड फोरम्स ईमेल वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मिसलेनियस या मोबाइल लर्निंग। बिल्कुल देखो, अब खुद ही सोचो। सिंक्रोनस का मतलब क्या, जब तुरंत लाइव लाइव चल रहा है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या, जब रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड देख रहे हो। मिसलेनियस लर्निंग एक्स्ट्रा मतलब कुछ मिसलेनियस लर्निंग करे वो। मोबाइल लर्निंग का मतलब क्या है, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्री है। तो अब देखो मेल, मैसेज, ईमेल, वीडियो, ऑडियो, ये सब क्या है, हो सकता है वीडियो सिंक्रोनस भी चल रहा हो, एसिंक्रोनस भी चल रहा हो, साथ साथ चल रहा हो, ऑडियो साथ में भी सुन रहे हो, उसी समय सुन रहे हो। रेडियो में जैसे मान लो लाइव टेलीकास्ट चल रहा वो भी हो सकता है। पर यहाँ पे हमको ये दोनों अलग अलग में दिया, अगर बोथ बोलता तो हम ले लेते। पर मोबाइल लर्निंग में हमको दोनों आ गया, सिंक्रोनस भी एसिंक्रोनस। मोबाइल मतलब फ्री, हम कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं, तो इसीलिए मोबाइल लर्निंग।
क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज करेंटली मूविंग इन द फॉलोइंग डायरेक्शन। एजुकेशन की जो क्वांटिटी है इंडिया में अभी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये बताना है। बिल्कुल, स्कूलिंग टू लर्निंग नहीं, नाइट विलेज यूटिलिटी, वो लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करिए। उन्हें इतना तो सिखाओ कि लर्निंग आउटकम हो सके, लर्निंग आउटकम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पूछा प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। और देख लो, प्रोटोकॉल तो ऐसे रूल्स एंड किसी दो के बीच का रूल भी होता है, बट चूंकि यहाँ पे देख लो कंप्यूटर्स डिवाइसेस इनकी बीच की बात करें तो इन यानी नेटवर्क के टर्म में प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, तो वही मतलब ऐसे भी है, बस फर्क कितना है। प्रोटोकॉल का मतलब दो लोगों के बीच का क्या रूल्स है, क्या दो चीज के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में या दो इंस्टीट्यूशंस के बीच का प्रोटोकॉल क्या है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। तो उसी तरीके से सिस्टम में भी हम जब दो डिवाइस को, ठीक है, सिस्टम में भी जब हम दो डिवाइस को लिंक करने की कोशिश करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, दैट इज प्रोटोकॉल। तो यहाँ इसलिए क्या होगा, लिंकेज बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, which component is not a epistemological sources of Jainism। जैनिज्म का एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमनी या कंपैरिजन। तो बिल्कुल हम लोग सब प्रत्यक्ष अनुमान और शब्दा है, लेकिन कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स नहीं है। ठीक है, चलिए बोला इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन, द कंटेंट इज सेलेक्टेड बाय, कंटेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आ जाओ यहाँ पर, हाँ, एक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से नहीं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के कंसर्न, बात तो दोनों का यही, एक्सपर्ट कौन है, बोले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगी। साइंटिफिक पैटर्न पे हम कंटेंट सिलेक्शन करना है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस के एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस के आधार पर कंटेंट को सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे इजी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका आउटकम था, तो ये हमारा NEP 1986। ठीक है, किसका था, NEP 1986। ओके, तो ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 2020 का। आई होप आप लोगों को मैंने चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। 2 ईयर का कवर अप कर दिया है, 2018 एंड 2020। थैंक यू जो लोगों ने वीडियो देखा है, प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो गाइस। आप लोग देखते हो, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं कैसे कैसे टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मैं खुद भी PhD में हूँ, तो मेरा खुद बहुत सारा वर्क हो जा रहा है, फिर भी आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक करो, और उसके बदले में बस एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही मांग रही हूँ, कुछ भी नहीं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। चल मिलते हैं नेक्स्ट, मैं कौन सा ईयर के लेके आऊँगी मैं टेलीग्राम पे कंफर्म कर दूंगी, और इसका PDF मैं अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।